हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर इसमें समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। अब अभी तक हमने भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम को पढ़ लिया गया था। यह कोल्लम केरल राज्य का जिला है, इसके बारे में पढ़ा हुआ था। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और दूसरा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अब इसके स्मरणीय तथ्य में पहला आता है कि 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। कब दी? 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी। इसमें कुल प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन ने वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। इसमें 8 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश है, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी होगी तथा वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य भारत को विश्व के ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है तथा ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन करना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला कि ये कि इसे वर्ष 2047 को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित किया गया है। दूसरा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य, और 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी मिली तथा इसमें 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करेगा तथा इसके राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य में कि यह ग्रीन हाइड्रोजन को अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाएगा, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी करेगा, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करेगा, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना तथा रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन नामक एक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता है। मतलब मेन क्या है कि जो दस्तावेज खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं उनको आसानी से प्राप्त करने के लिए इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, और यह ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। ABCD मतलब अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब स्मरणीय तथ्य में पहला 1 जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है।
दूसरा, इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप से दिया गया और डिजिलॉकर खातों में सहेजा गया है तथा वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। इसमें मेन कौन सा ये अभियान है? अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन, और यह कहाँ पे? केरल के वायनाड जिला में। अब आता है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह किस उद्देश्य से की गई है? जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह उधमपुर से बारामूला में तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तैयार करने की योजना है तथा यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला खंड है उधमपुर से कटरा, पहला खंड। दूसरा है कटरा से बनिहाल। तीसरा खंड है बनिहाल से काजीगुंड और चौथा है काजीगुंड से बारामूला। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंग जिनकी संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर है उसका निर्माण किया शामिल है। इसमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है और यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। इसके तथ्य में उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है तथा यह एस्केप सुरंग कटना बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है तथा सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहला कि ये उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है तथा यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। यह उधमपुर से बारामूला में 272 किलोमीटर की दूरी है, जिसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल, बनिहाल से काजीगुंड और काजीगुंड से बारामूला। फिर उसके बाद जो रामबन जिला जम्मू कश्मीर का रामबन जिला जो है वहाँ पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग स्थित है तथा T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। ये इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है और यह भारत की लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है तथा सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलैंड मेथड द्वारा किया गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट में, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समान गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। कौन कौन सा शामिल था इसमें? 3 प्रमुख मिशन ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन
तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की। स्मरणीय तथ्य में 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तथा इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को लॉन्च किया। ये 8 मिशन है। पहला, राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, और 8वां और लास्टवां पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 मिशन 2008 में स्टार्ट किए गए थे। अब जो प्रेजेंट में किया गया है, तमिलनाडु को ये जलवायु परिवर्तन पर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसे तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान इसकी शुरुआत की गई वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा। और तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में संपन्न हुआ। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पिनराई विजयन विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं, जो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। संबंधित तथ्य में दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। पुथुबायन नारायण या P.N. पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है और वर्ष 1996 में P.N. पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को बायनादिनम के रूप में घोषित किया है। इसके मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है कि यह धर्मदम केरल के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में केरल के कन्नूर जिलों में स्थित है तथा यहाँ पर 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है तथा यह भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है तथा यहाँ पर इसकी शुरुआत या इनका जो जनक है केरल के में पुस्तकालय के आंदोलन के जनक के रूप में पुथुबायन नारायण पडिक्कर को जाना जाता है तथा इन्हें 1996 में P.N. पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को बायनादिम के रूप में घोषित किया था। मतलब बायनादिम मतलब रीडिंग डे के रूप में इसे घोषित किया गया था। अब आता है विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करता है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कहाँ पर इसका पांडुलिपि विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है और जिसमें 187 पांडुलिपियों का संग्रह है। अब आता है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार तंत्र। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। 3 तरीके के सीवेज, घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा तरल सीवेज 99% घरेलू सीवेज का ही है। इससे संबंधित तथ्य 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरीट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण आनुवंशिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। फाइटोरीट अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरेट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार तंत्र का उद्घाटन किया गया है और यह तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल को पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है तथा इसको फाइटोरेट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। अब आता है एशिया के सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित है, कहाँ निर्माण किया जा रहा है या स्थापित है। एशिया की सबसे बड़ी सीवेज उपचार तंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। यह 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। अब आता है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी बिवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। इससे संबंधित तथ्य बिवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी और इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL के द्वारा किया जाएगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा अपने संचालन के पहले वर्ष लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही बिवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। डिजिटल बैंकिंग किसी बैंक को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। इससे संबंधित तथ्य में 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। प्रेजेंट में डिजिटल बैंकिंग की शाखा में व्यक्तिगत रूप से 24/7 के लिए पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है और यह पहले 2021 में त्रिशूर को इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने का देश का पहला राज्य बनाया गया था। अब आता है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट का विस्तारित रूप से स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्पीडेमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोरायसिस आदि के में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे संबंधित तथ्य 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च ऑफ इन टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदिक और विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा और दूसरा
से संयुक्त रूप से किया गया है। इस कार्यक्रम को कौन कौन सा आयोग? पहला NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और दूसरा है CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के द्वारा किया गया है। अब आता है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है तथा यह सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है, जिसमें पहला आता है बुनियादी मानवीय आवश्यकता, दूसरा आता है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार और तीसरा आता है अवसर। इससे संबंधित तथ्य में 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। SPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान की गई है, जिसमें 6 स्तर निम्न प्रकार से हैं। पहला स्तर आता है अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा आता है उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा निम्न मध्य सामाजिक प्रगति और पांचवा निम्न सामाजिक प्रगति और छठवां अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति इसके अंतर्गत आता है। देश भर में पुदुचेरी को सर्वाधिक SPI स्कोर प्राप्त हुआ है और सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वायनाड का SPI स्कोर न्यूनतम 43.95 है। इसके अंतर्गत SPI 2022 में स्तर में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में पहला है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, केरल है तथा टियर सेकंड में ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, दादरा एवं नागर हवेली, लद्दाख, नागालैंड और अंडमान एवं निकोबार। और स्तर 5 में इसका जो टियर 5 है इसमें उत्तर प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, मध्य प्रदेश आता है और देश के कुल 58 जिले स्तर 1 में अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। ये इसके अंतर्गत आता है और देश में सर्वाधिक स्कोर आइजॉल मिजोरम को प्राप्त हुआ है और बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इसको श्रेणी के वाइज इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन, दूसरा राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2024 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह इसके नमामि गंगे मिशन कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत अनुमोदित किया गया था। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला कि राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और दूसरा राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, जिसमें नमामि गंगा मिशन का पहला मिशन 2014 से 2021 तक निर्धारित था और अभी जो दूसरा वाला मिशन है वह फरवरी 2023 में से इसे 2026 तक की प्रभावी रहने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके प्रमुख तथ्य में 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहलों में से एक को मान्यता दी है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वीं बैठक भाग 2 के दौरान की गई या COP 15 के अंतर्गत। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहल घोषित किया
गया है। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह तथा वित्तीय हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन की दशक की अवधि 2021 से 2030 है। अब आता है गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक चरण में करवाने की घोषणा की गई है। गुजरात में प्रथम चरण में निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण में मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु मतदान 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। इसमें मेन पॉइंट आया है कि यह गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 18 फरवरी 2023 को निर्धारित थी और हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी, जिसमें गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में और हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव संपन्न किए गए। अब देखते हैं चुनाव परिणाम गुजरात के बारे में। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें टोटल 182 सीटों में एससी कम्युनिटी के लिए 13 सीटें और एसटी कम्युनिटी के लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ और 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए तथा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई तथा लगातार भाजपा की यह 7वीं जीत है तथा भाजपा में सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी और उसके बाद यह 7वीं लगातार जीत है। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में भाजपा को 156 सीटें प्राप्त हुई हैं, 182 में से 156। गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है तथा 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ और राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेश पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। इसमें क्या क्या पॉइंट है? एक तो ये 182 सीटों पर किया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 13 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 27 सीटें थीं। 182 सीटों में से 156 सीटें पर विजय प्राप्त हुई बीजेपी को तथा बीजेपी लगातार 7वीं बार जीती हुई है तथा यह 1995 में पहली बार जीती थी और राज्य में पहली बार आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बनाया गया तथा विधानसभा 15वीं विधानसभा जो अध्यक्ष है उनको शंकर चौधरी को बनाया गया है, जो बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। अब इसके परिणाम में सबसे ज़्यादा बीजेपी को सीटें 156, कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलीय 3 है। अब आता है चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश के बारे में। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इनमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें 17 अनुसूचित जाति के लिए, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 75.6% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग, लाहौल एवं स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि तासीगंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हो गई। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसमें कुल 68 सीट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40, भारतीय जनता पार्टी को 25 और निर्दलीय 3 है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो चुनाव हुए बोले कुल 68 सीटों पर हुए, जिसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें आरक्षित थीं, जिसमें कुल 75.6% मतदान हुआ, जो अभी तक का वहाँ का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। और विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग जो लाहौल स्पीति में स्थित है, वहाँ पर 100 मतदान दर्ज किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया, जो नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक के रूप में उन्होंने शपथ ली, तथा यहाँ के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को पदभार ग्रहण किया गया। अब आता है हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। पालतू याक या वैज्ञानिक नाम बॉस ग्रेन्यूस अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मछली आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक है और यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से 24.67% कम है। स्मरणीय तथ्य में 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई थी। खाद्य पशु वे पशु होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन एवं उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद प्राप्त होगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिमी कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, तथा ध्यातव्य है कि इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया हुआ है। ये किसमें 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में 58,000 याक हैं और इसके तहत ये खाद्य पशु का दर्जा दिया जा रहा है तथा हिमालयी याक को संरक्षित करने के पर्पज से। अब आता है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। स्मरणीय तथ्य में 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। इसके 3 नए जिले हैं प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतेंद्र सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रयागराज में रमित शर्मा और आगरा में प्रीतेंद्र सिंह और गाजियाबाद में अजय कुमार मिश्रा। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने से दृष्टिगत मंत्रि परिषद ने इस 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, जिसमें लखनऊ में 2020 में लागू हुई थी, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में, कानपुर में 2021 में, वाराणसी में 2021 में, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में 2022 में लागू हुई। अब आता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में पढ़ेंगे।
स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैपेगोंडा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड़ प्रभु कैपेगोंडा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। मतलब इसमें से 3-4 पॉइंट निकलते हैं। पहला तो ये कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक कैपेगोंडा प्रथम को कहा जाता था और इन्हें स्थानीय रूप से नाड़ प्रभु कैपेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्होंने आधुनिक बेंगलोर के संस्थापक का जनक भी इनको कहा जाता है। अब आता है स्मरणीय तथ्य में 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाड़ प्रभु कैपेगोंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। यह नाड़ प्रभु कैपेगोंडा की कांस्य की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य तथा 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार रामबी सुतार हैं। उल्लेखनीय है कि रामबी सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसकी क्या विशेषता है कि यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है तथा यह बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में इसको स्थापित किया गया है तथा यह 108 फीट ऊंची है तथा इसको रामबी सुतार के द्वारा इनके शिल्पकार हैं। और कैपेगोंडा यह विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के सामंतवादी शासक थे जिन्हें नाड़ प्रभु कैपेगोंडा कहते हैं और इन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। अब आता है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट और 112.47 मीटर है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है तथा इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात तथा लोहे और 2.5 टन घन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया। इसमें प्रमुख है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व के भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित है तथा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है तथा यह 369 फीट की प्रतिमा है तथा इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। अब आता है स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में। स्टैच्यू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है जिसमें तावा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। इसमें मुख्य है कि इसे 16 नवंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है जो 151 इंच की है और इसे अष्टधातु से निर्मित किया गया है तथा यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। अब आता है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है और इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है
जो पंचलोह से बनी हुई है, 5 धातुओं से निर्मित है। इसमें 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। स्टैच्यू और इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है और इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। और ये जो दूसरी प्रतिमा है वो 216 फीट की है, जिसे समता मूर्ति का नाम दिया गया है और यह है श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब आता है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी के बारे में। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति भी नाम दिया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। मतलब यह है जो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति के रूप में अयोध्या में इसको स्थापित किया गया है। अब आता है स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर। स्टैच्यू ऑफ पीस जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम दिया गया है। यह 4 फीट ऊंची प्रतिमा है जो शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है और इस प्रतिमा का वजन 600 किलोग्राम है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।